बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत के साथ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आज आपका दिन? आज फ्राइडे है तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि ये हमारी तमाम मुश्किलों और परेशानियों का हल इसी में है। और इसके साथ ही नाजरीन, जैसा कि हम लोग रोज़ जो है वो एक परेशानी से गुजर रहे होते हैं, रोज़ हमारे जो इस टाइम मुआशी हालात हैं और उसके साथ ही जो हमारे मुल्क की सतह पर जो इस टाइम चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है क्रिटिकल कंडीशन है। रोज़ धमाका होता है कुछ ना कुछ इस तरह का, जिस तरह अभी पेट्रोल में जो है वो कुछ दिन पहले 30 रुपये का इजाफा हुआ और अब फिर जो है वो 31 रुपये का फिर इजाफा कर दिया। यूं जो है 110 पे जो है वो 20 पे जो के, हाँ 200 पे, सॉरी मैं भूल गई, 210 पे जो है वो पेट्रोल का जो है कीमत उस पर बढ़ चुकी है। और रात भी काफ़ी यहाँ पर जो है हालात देखे जा रहे थे कि पेट्रोल पंप्स पे जो है वो कतारें लगी हुई थी, एहतजाज हो रहे थे। समझ नहीं आ रही कि इस टाइम हमारे मुल्क का जो है वो क्या होगा, लेकिन जो भी हो हम दुआ करते हैं हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो। हम जितनी भी आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और हालात जो है वसाइल हमारे पास बहुत कम है। तो दुआ करें अपने मुल्क के लिए आज जितना हो सकता है अपने लिए। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सनाउल्लाह राजपूत साहब, जो कि फैशन फोटोग्राफर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अली अब्बास, जो कि टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसर। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी ज़बान जो लड़खड़ा रही है, आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज इनसे जानेंगे कि किस तरह एक फैशन फोटोग्राफर जो है वो बना जा सकता है, किस तरह आप फैशन इंडस्ट्री में दाखिल हो सकते हैं, किस तरह अपने आप को जो है टैलेंटेड, तो हम मैं समझती हूँ यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हम उन टैलेंट को कैसे सामने ला सकते हैं, उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। आज इस पर बात करेंगे और किस तरह जो है वो अली से बात करेंगे कि एक यूट्यूबर बना जा सकता है और उनसे सीखेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है, मजीद उसमें किस तरह जो है वो जिद्दत आ रही है, इस पे बात करेंगे। सर पहले तो आप ये बताएं क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सनाउल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेल। क्या हो रहा है आजकल? आजकल वेडिंग चल रही है। वेडिंग का आजकल थोड़ा सा सीजन आउट हो चुका है क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो वेडिंग खत्म हुई है थोड़ी सी। उसके अलावा फैशन शूट चल रहे हैं जो कि अब समर में आगे विंटर्स में चलेंगे, उसके प्रेपरेशन चल रही हैं। मुल्तान में उस तरह नहीं होती। उसके अलावा आई हैव स्टार्टेड माई स्टडीज अगेन। मैंने एमफिल में स्टार्ट कर दिया है अपना विजुअल फाइन आर्ट्स में, तो दैट्स इट। आजकल गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अली बस आप बताएं क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ। बस आजकल गवर्नमेंट, जैसा कि आपने बताया, आजकल सब मिडॉकर तबके की तो रेसें लगी हुई है, पेट्रोल पंप टू होम, पेट्रोल पंप टू होम। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। सिर्फ पेट्रोल पंप का चक्कर नहीं है। एक्चुअली एक रेवोल्यूशनरी 3 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी। रैंडमली हम लोगों ने ये सोचा, मतलब मेरी तरह के यूथ या मुझसे छोटे भाई जो हैं, उन्होंने सोचा कि यार पाकिस्तान जो पहले एक पर्सपेक्टिव था ना कि 15-20 साल 30 साल दुनिया से पीछे है, तो हमने पिछले 3 साल में देखा कि हम पीछे नहीं थे। हमने आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, फ्रीलांसिंग्स बढ़ी हमारे पास एक कंटेंट क्रिएशन, एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर हम लोगों ने सीरियसनेस दिखाई, जिससे हम लोगों ने रेमिटेंस पाकिस्तान में लेके आए, डॉलर्स लेके आए, अच्छे पैसे पाकिस्तान को कमा के दिए। बट अनफॉर्चुनेट अभी उस दौरान से निकल नहीं पा रहे, जो एकदम से कोरोना के बाद जो है, लाइक कोरोना में तो हम लोगों ने देखा ना, अभी टेक्नोलॉजी पे कोरोना ने बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला। वर्ल्ड वाइड चिपसेट शॉर्टेज, कंप्यूटर एक्सेसरीज की शॉर्टेज, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनती है टेक्नोलॉजी की उसमें चिपसेट यूज होता है। और वो चिपसेट पूरी दुनिया की इस बड़ी वबा कोविड की वजह से, चिपसेट्स की शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्ट्स पैसे महंगी हो गई। और पाकिस्तान में ये जो इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पड़ा, एक अदम एतमाद और ये जो सिनेरियो बना है, उसके बाद जो डॉलर हाइक हुआ उससे ये हुआ कि आम आदमी तो दूर, एक मिडॉकर, अपर मिडॉकर तबका भी जो है ना वो टेक्नोलॉजी से काफी दूर हो गया। और नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या नए आने वाले जो ऐसे आईटी एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तान को एज अ पेट्रियोटिक पर्सन पाकिस्तान में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो गई। और अभी 2 महीने के लिए इन्होंने वैसे भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया। बिल्कुल बैन लग गया है। अभी उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह फिर ये चीजें जो है हम
अपनी बेहतर करेंगे। अच्छा, जिस तरह फैशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर मुल्तान में मैं समझती हूँ उस तरीके का काम नहीं हो रहा, मतलब जिस तरह होना चाहिए यहाँ पर। जिस तरह अभी लाहौर हो गया, हमारा कराची हो गया, एक बिग सिटी है, यहाँ पर काम भी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं मुल्तान में एक बेहतरीन फैशन फोटोग्राफर कैसे बना जा सकता है? मुल्तान में अब ट्रेंड शुरू हो चुका है, क्योंकि लोकल ब्लॉगर्स और व्लॉगिंग और ये जो लोकल डिज़ाइनर्स हैं, जो उन लोग दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर स्टफ, वो अपने इंस्टाग्राम के लिए अच्छे शूट्स की तरफ अब जा रही हैं। पहले ये था कि कुछ अर्सा पहले मुल्तान में एज सच उस तरह के फैशन ब्लॉगर्स नहीं थी, उस तरह के फैशन डिज़ाइनर्स उस तरह काम नहीं कर रहे थे जैसे एक लाहौर का फैशन डिज़ाइनर काम कर रहा है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है, आ चुकी मोबाइल है, इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब पे। तो ये लोग अब जो मुल्तान का भी है ना, अगर कोई डिज़ाइनर है तो वो भी अपने ब्रांड को अच्छा बनाने के लिए अच्छे से अच्छे शूट की तरफ जा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बी क्रिएटिव, क्योंकि अगर अब बैठे हुए कोई मसला नहीं है, अब ग्लोबल आप पूरा मुल्क आपके हाथ में है, तो आप बैठे हुए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब यही बात होगी ना, अब पहले लाहौर में होते थे आउटलेट से, मुल्तान में उस तरह आउटलेट्स नहीं है लोकल डिजाइनर्स के, बट स्टिल देयर आउटलेट इज इन देयर फोन। तो वो अपने मोबाइल से बैठे हुए अपने मोबाइल पे अपलोडिंग कर रही हैं, शूट्स करवा रहे हैं। तो वो अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुल्तान के भी अब कुछ लोग हैं जो कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अब तो काफी अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में भी बेहतर होती जा रही है, नॉट कंपेयर टू लाहौर। लाहौर वो उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, फैशन वहाँ पे बहुत, उनका फैशन बहुत है, उनके पास मार्केट बहुत है, उनके पास मॉडल बहुत है। यहाँ पे मॉडल्स की भी बहुत कमी है हमारे पास। बट आई एम सीइंग के कुछ लोकल हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब वो आजकल इन्फ्लुएंसर्स जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मॉडलिंग की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को वो कपड़े पहनाए जा रहे हैं। एक लोकल जो डिजाइनर है वही अपने कपड़े इन्फ्लुएंसर्स को भेज देते हैं, उनके साथ कोलैब्स चलते हैं, वो फिर वो शूट करते हैं, वो फिर अपलोडिंग कर रही हैं। आजकल इस तरह लोकल मार्केट में फैशन को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा अली, ये बताएं कि अच्छा यूट्यूबर कैसे बना जा सकता है? क्या क्या चीजें जरूरत? मेरी जहां तक अपनी मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो एज अ टेक यूट्यूबर है। मेरी नीच वैसे बेसिकली जो है वो मोबाइल फोन रिव्यूज की है। राइट नाउ इतनी सैचुरेशन पैदा हो चुकी है इस फील्ड में कि टेक्नोलॉजी एक वाहिद ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा पार्ट है या ऐसी प्रोडक्ट है जो सेकंड्स में से चेंज होती है, नॉट इवन मिनट्स। अब हर सेकंड में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, उसमें नया चेंज लाया जाता है। तो एक टेक यूट्यूबर बनने के लिए हमारे यहाँ पर परसेप्शन ये है कि हम सब ये समझते हैं, मेरा भी परसेप्शन यही था कि आई एम अ टेक यूट्यूबर, कि मैं एक मोबाइल फोन रिव्यूअर हूं तो टेक यूट्यूबर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तो हम एक स्टूडेंट हैं अच्छे और हम आईटी के स्टूडेंट हैं या हम लोग कोई भी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, आई थिंक हम टेक यूट्यूबर बन सकते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करना बहुत मायने रखता है। टेक इज नॉट अ सस्ती फील्ड, मतलब ये एक सस्ती फील्ड नहीं है। हमारे यहाँ पर लोग ये समझते हैं, पुराना दौर खत्म हो गया। आज से 2 साल पहले लोग क्या करते थे कि इमेजेस लेते थे, कुछ टेक्नोलॉजी पर बात करते थे, और उससे व्यूज आ जाते थे। यूट्यूब का एल्गोरिथम स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। अभी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमारे और एक हमारा यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ऑडियंस इंगेजमेंट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करती। एक प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है, और हमेशा से हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम रही है कि हमें इंपोर्टेड चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, हमें दूसरे टीवी चैनल ज्यादा, हम ये समझते हैं ना बाहर की जो चीज होगी उसमें क्वालिटी आप देखें। एक वीवर परसेप्शन है हमारे यहाँ पर। मतलब मुझे याद है अच्छी तरीके से, आज से 10 साल पहले स्टार प्लस और इंडियन चैनल्स का बड़ा ट्रेंड होता था। अब सोशल मीडिया में भी वही सीन है। जैसे भी सनाउल्लाह ने बात की कि लोकल इन्फ्लुएंसर्स मॉडलिंग कर रही हैं, देखिए आगे आने वाला टाइम सोशल मीडिया का है, बट हमें असल में हमारे माशरे को सही समझना है कि हम उस सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल क्या करें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, अपना करियर कैसे बनाएं। तो एज अ टेक यूट्यूबर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मुश्किलात होती हैं स्टार्ट में, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट स्टार्ट से करके एक लड़का स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप इतनी पसंद रखते हैं, मैं राइट नाउ इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर चुका हूं कि अगर मैं कोई और बिजनेस रन करता ना तो शायद मुझे ज्यादा रिफंड भी होता। हमारे यहाँ पर लोग ये सोचते हैं पहले दिन मैंने एक टेक चैनल बनाया, अगले दिन पेमेंट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, 2019 जनवरी में, मतलब आफ्टर 10 मंथ्स मुझे 35,000 रुपीज आए थे।
अच्छा, पहली पेमेंट 35,000 थी। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो किया, और जिस सैचुरेशन टाइम में मैंने ग्रो किया, आज मैं 5,20,000 के करीब हूँ। और मुल्तान जैसे एरिया में रह के बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। एवरीवन से कि यार ये या तो इंडियन है या ये कराची का है। हाँ। मतलब उर्दू के हिसाब से लोग जज नहीं कर पाते। सही। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि इंडिया में प्रोडक्ट पहले लॉन्च होती है। हाँ, और पाकिस्तान इट्स अ बिग मार्केट, और हर बिजनेसमैन या हर कंपनी की कोशिश होती है बड़ी मार्केट को ग्रैब करो। हाँ। उसके बाद छोटी छोटी मार्केट्स में जाया जाए। तो वो 2 महीने पुरानी डिवाइस आती है हमारे पास, हमें मजबूरन वो कवर करनी पड़ती है और बताना पड़ता है लोगों को कि अब आइए पाकिस्तान, अब आइए। तो वो पहले इंडियन यूट्यूबर सारे क्रीम निकाल चुके होते हैं, और फिर सैचुरेशन हमारे तक आती है, वो बेचारी इतनी सी रह जाती है। और उसमें भी ऑडियंस जो हमारी है ना, वो 20 साल से लेके 35 साल तक की है, वही परचेजिंग करना चाहती है, या हर 40 साल की है। इंटरटेनमेंट तो है नहीं हमारा कॉन्सेप्ट। इंटरटेनमेंट की ऑडियंस वाइड होती है, जो कि 10 साल से लेके 15 साल से लेके ऑनवर्ड 60-70 ईयर्स तक लोग देख सकते हैं, ऑडियंस देख सकती है। बट हमारी बड़ी कम ऑडियंस है एज वाइज, और उसी तरीके से लग्जरी आइटम है, तो लोग देखना जरा, जब महंगी चीजें होती है, जैसा आज डॉलर महंगा हो गया, हाँ। लोग देखना पसंद नहीं करते, बहुत मुश्किल होता है टेक चैनल चलाना पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में अच्छा, जिस तरह यूट्यूब चैनल, अभी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना, यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं है तो अपने जिस तरह व्लॉगिंग कर ली और वही चीजें आपने उसमें अपने यूट्यूब पे डाल दी। देखिए उसमें भी अगेन मैं आपको, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं उसमें रोकूंगा। उसी वजह उसमें भी सैचुरेशन है। देखने वाला ये सोचता है कि यार ये जो वो मैंने गोरे का ब्लॉग देखा था या गोरे की एडिटिंग देखी थी ना, हमारा भी जो नया बंदा आता है वो एडिटिंग करे। अभी उसके पास रिसोर्स ही नहीं है। अब वो पहली दफा पांव रख रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजों को सीखेगा, बढ़ाएगा, उसके बाद ही सारी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। और एक और प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर ये है कि जब हम लोग 5 लाख या 8 लाख के पास पहुंचते हैं, ब्रांड्स हमारे साथ कोलैबोरेशंस करते हैं, हमें स्पॉन्सर करते हैं, जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर होता है, एड्स आती हैं, वो हमें स्पॉन्सर करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, इसको इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, अगर हमने लेट सपोज वो स्पॉन्सर ले लिया तो हमारी ऑडियंस कहती है यार ये बिक गया है, हमें कहती है बिक गया। जो टीवी पे ऐड आ रही होती है या जो किसी एक्ट्रेस की आ रही है वो नहीं बिकी, यूट्यूबर बिक गया। मतलब यूट्यूब हम फिर भी उस चीज को कोशिश करते हैं कि अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो आने वाले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इनको अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है। और जब भी ये 7-8 लाख पे पहुंचते हैं ना, ये लोग समझते हैं कि पता नहीं हम लोगों ने कितना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, और फिर इंटीग्रेशन से कमाने लगते हैं। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी भी कोई भी ऐसा होता है, जैसे बहुत सारी फॉरेक्स वेबसाइट्स हैं। हाँ। अब एक अननोन बंदे ने मेरी लेट सपोज मैंने कोई स्पॉन्सरशिप कॉल की है, उसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया और उसको बेचारे को रिटर्न नहीं मिला, तो उसमें क्या हुआ, मेरी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। लोग पढ़ते लिखते नहीं है यहाँ पर। हमारे साहब ये कि ये बंदा सनाउल्लाह भाई इतने पैसे कमा रहे हैं, हाँ। तो मैं भी सुबह उठूं और एक कैमरा लेके निकल जाऊं, हाँ, मैं वो नहीं सीखूंगा जो वो कर रहे हैं, जो हुनर है उनके पास। तो वो बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। सीखना नहीं है, कॉपी करना है, लेकिन कॉपी करने में भी ये करना है कि हद कर देनी है, उस चीज को उस तरह नहीं लाना, बस कहना है कि जी ये जितना कर रहा है मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सीखा मैंने उतना नहीं है, मुझे पैसे सनाउल्लाह से ज्यादा मिलने चाहिए। ये बड़ा प्रॉब्लम है, पैसे कमाने के लिए मत है। वो एक ट्रेंड चल गया ना कि YouTube पे लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो डॉलर बहुत, तो लोगों ने उस तरफ आना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग इसी तरफ आ गए। उन्होंने कंटेंट, चाहे जो मर्जी है, उन्होंने कंटेंट का ख्याल नहीं किया, लेकिन वो यूट्यूबर बन चुके हैं। हाँ। आप अच्छा, फिर कितने व्यूवर्स चाहिए होते हैं जिसके बाद आप समझते हैं कि इतने व्यूज होने चाहिए, और उस व्यूज के बाद जो है आपकी इनकम आना स्टार्ट होती है? यूट्यूब एल्गोरिथम चेंज करता रहता है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स यूट्यूब का एल्गोरिथम ये है कि अगर आप एक नया चैनल बनाते हैं, इसके लिए मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए आपको एटलीस्ट जो है वो आपको 1000 सब्सक्राइबर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। 4000 घंटा वॉच टाइम होता है। आपने जो वीडियोज अपलोड की हुई है उसको 4000 घंटा, अब इसको मैं समअप करूं तो 2,40,000 मिनट आपका जो है ना चैनल देखा जाना चाहिए। एवरेज 1,20,000 व्यूज आपको आने चाहिए। सही। क्योंकि मैं उसके एक चैनल बनाने के बाद 3 चैनल और मोनेटाइज कर चुका हूं अपने ही, खुद ही अपने बना के। अच्छा। तो मुझे ये अंदाजा है कि कितना गुजरना पड़ता है। और उसके बाद भी ये होता है कि नॉट एश्योर कि आपका कंटेंट उस तरीके से चल पाए। और एवरेज अगर मैं डॉलर्स की बात करूं, एक मिसाल है व्यूज के ऊपर 2 से 3,000, ये नीच है। व्लॉगिंग के ऊपर शायद थोड़े ज्यादा पैसे आते हो, बट टेक हो गया या अगर आप कोई न्यूज दे रहे हैं तो 2 से 3,000 व्यूज के ऊपर आपको बामुश्किल $1 बचता है। डिपेंड करता है कि उसका सीपीएम क्या चल रहा है। सही। तो मतलब अभी ये इस तरह की एक मेहनत है। लोग समझते हैं शायद बस ऐसे हम ऐसे जाएंगे और ऐसे ही हमारे पास पैसे आना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे बगैर कंटेंट के। मैं तो ऐसे भी लोग देखे हैं, यकीन करें, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका कोई इस तरह से लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और बाकायदा वो अपना उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ लोग खानों पे कर रहे हैं, कुछ उन्होंने टाइम पे डिसीजन लिया।
उस टाइम सैचुरेशन नहीं थी। अब सैचुरेशन बहुत बड़ा, आप ज्यादा दूर ना जाएं, अगर आप मतलब ये देखें, सपोजली आप इंडिया से इन्फ्लुएंस लेते हैं, इंडिया के किसी कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि जुबान एक है ना, हाँ। वो हिंदी बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बेसिकली मिलती बहुत है, हाँ। कुछ वर्ड चेंज है, मूवीज भी लोग वही पसंद करते हैं, तो उनका कंटेंट क्रिएटर, मैंने कई कंटेंट क्रिएटर देखे हैं जो कि 20-20 मिलियन बिलियन तक पहुंचे हुए हैं, उन्होंने अपना कंटेंट नहीं छोड़ा। वो डायरेक्टली 30 के 30 दिन अगर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो 30 के 30 दिन में से 2 स्पॉन्सर्स डालते हैं, 28 वीडियो अपनी ऑर्गेनिक डालते हैं। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेट 5-6 लाख क्रॉस करते हैं, वो 30 की 30 वीडियो स्पॉन्सर डालने लगता है, तो स्पॉन्सर कंटेंट के व्यूअरशिप्स नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा ये बताएं सनाउल्लाह, जितना हम बात करेंगे कि फैशन फोटोग्राफर का कैरियर क्या है, स्कोप क्या है? फोटोग्राफर का कैरियर है, बट इसके लिए आपको मेहनत बहुत चाहिए। कुछ लोगों का, जैसे अली भाई ने कहा, लक है, चले जाता है, लक तो बहुत काउंट करता है। और इट्स ऑल डिपेंड हाउ क्रिएटिव यू आर, हाउ मच यू हैव स्टडीड, हाउ मच यू हैव नॉलेज अबाउट इट। हमारे लोगों में यही सबसे बड़ी बेसिक इशू आ जाता है कि वी डोंट लर्न, वी डोंट स्टडी, वी जस्ट ट्राई हिट एंड ट्राई हिट एंड ट्राई हिट, मतलब कि हम करते रहेंगे, वो कुछ ना कुछ से कुछ तो बन ही जाएगा ना एटलीस्ट। बट फैशन की नीश थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हम लाहौर के देखें, उसमें टोटली अब क्रिएटिविटी, अब उसमें लाइटिंग का बहुत इफेक्ट है। उन चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा सा पुशअप करना है। आप YouTube से उठाएं, आप ट्यूटोरियल्स देखें, अंग्रेज़ों के ट्यूटोरियल बहुत अवेलेबल हैं फैशन फोटोग्राफी पे। आपको यू लर्न बाय हाउ यू डू इट, उस तरह आपको बहुत फ़ायदा मिलता है कि आप सीखें। और हमारे यहाँ पे मसला सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही है। एजुकेटेड नहीं होते, वो सिर्फ कहते हैं जी, जैसे अली भाई ने उस टाइम कहा कि कैमरा उठाओ और वो देखते हैं जी ये बंदा सक्सेसफुल है। इसमें फैशन इंडस्ट्री, अब नॉट टॉकिंग अबाउट माय इन मुल्तान के बारे में, इट्स ऑल अबाउट ग्लोबली है जो भी, इसमें एक इंडस्ट्री है जिसमें आपको इन होने में बहुत टाइम चाहिए। फैशन इंडस्ट्री के असल लोगों में घुसने के लिए आपको लिंक्स चाहिए, आपको उस पार्टी में बैठना है, आपने उन लोगों में उठना बैठना शुरू करेंगे, फिर कुछ अरसे के बाद आपको शायद की बात लक खुले आपका कि आप एंटर हो सके, कि आप उन लोगों में, यू हैव टू बी देयर विद देम, उनके स्किल्स मैटर करते हैं। फिर उन लोगों के साथ आप सीखते हैं, मतलब कि जैसे आप डीओपीज के साथ काम करें, करते रहें। आई वॉज इन लाहौर व्हेन आई वॉज स्टडिंग, तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ ही मैंने बैचलर इन फाइन आर्ट फोटोग्राफी किया था। पाकिस्तान में सिर्फ कुछ लोग ही हैं जिन्होंने ये डिग्री ली है। तो मेरा लक अच्छा था कि मेरे उस्ताद अच्छे थे, मैं अंग्रेजों से पढ़ा हूँ, तो वो हमें लोगों में पार्टीज में लेके जाते थे और इंट्रोड्यूस करते थे लोगों के साथ। ठीक। तो वो मेरी सर्कल, फिर उसके अलावा मेरा शुरू से आज थी, मैं फैशन शोज जो होते थे लाहौर में, बिनाले होता था, फैशन वीक होता था, वेडिंग फैशन वीक होता था, इनके लिए मैं मैगजीन्स के लिए अपॉइंट हो गया, मैंने मैगजीन्स के लिए शूट करने शुरू कर दिए। मेरी वही पिक्चर्स हम जो मैगजीन के जो फैशन शो चलते थे उनकी तस्वीरें लेके मैगजीन में, वो मैगजीन में चलती थी, वो अपलोडिंग होती थी ऑनलाइन। उस दौर में ये 17, 18, 19 की बात है, उस टाइम में बहुत चल रहा था। तो उन्हीं लोगों में फिर आप फैशन डिजाइनर्स के साथ आपका हेलो हाय शुरू होती है। आप अपलोडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पिक्चर कोई ना कोई क्लिक होती है जो ऐसी होती है कि वो भी देख के इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपका काम अच्छा है, उसी चीज से चलते 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 ये यू गो ऑन एंड ऑन। इस तरह काफी स्ट्रगल है, काफी स्ट्रगल है। नहीं, एक ये कुछ अरसे का स्ट्रगल नहीं है, ये काफी लंबा स्ट्रगल है। इफ यू वांट टू बी इनटू दिस फैशन स्पेसिफिकली एज कंपेयर टू वेडिंग, आप उसमें ये होता है कि आपका कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। बट वेडिंग में भी हमारे लोग, वही बात है ना, लोगों को सिर्फ, अली भाई ने कहा जी आजकल तो अब बहुत ही अजाब शुरू हुआ है कि लोग सोनी पे जा रहे हैं, वो कहते हैं जी ये महंगा कैमरा ले लो, तस्वीर खींच जाएगी। अब वो क्या कर रहे हैं जी, कैमरा उठाते हैं, उनको पता नहीं अब कैमरे कुछ हद तक बहुत अच्छे हो चुके हैं, बहुत अच्छे नहीं, ऑटोमेटिकली आप समझ लें उनका अपना बहुत अच्छा दिमाग है। सही, लेकिन एक्सपेंसिव है। थ्रू आउट द ईयर्स उन्होंने, कैमरे ने अपना दिमाग बहुत अच्छा कर लिया। ही नोज व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइटिंग इज देयर, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। बट उसके लिए भी अच्छी चीज, कंटेंट निकालने के लिए आपके पास अच्छा कैमरा, अच्छे लेंसेज, अच्छी लाइटिंग,
सही, ये एक मिक्सचर है अच्छी तस्वीर का। ठीक। बट अब प्रीसेट्स मिल जाते हैं, वो लोग समझते हैं जी शॉर्टकट हो जाएगा, हम तस्वीर ले लें, ऑटोमेटिक पे ले लें, जाके कंप्यूटर पे जाके वो एडिटिंग ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता। अब जो एक अच्छा फोटोग्राफर है, जैसे मुझे, अब सॉरी मैं ये कहूंगा, मेरी आदत है कि मैं अपनी तस्वीरों को एडिट ही नहीं करता। अच्छा। मेरी 90% पिक्चर्स जो होंगी ना रॉ होंगी, क्योंकि मैंने जिनसे पढ़ा है, जिनसे सीखा है, मेरे अंग्रेज जो थे टीचर्स जो थे उनका, यू आर नॉट एडिटर, यू हैव टू कंप्लीट योर स्टफ, योर वर्क एट योर कैमरा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को वैसे तो कैमरा हाथ में उठा लेते हैं, पता होता है कि अच्छा जी आपने एक अच्छा कैमरा उठाया हुआ है, पर आपको नहीं पता, सेंसेस नहीं है कि आपने कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है या कौन सी ऐसी लाइट होगी जिससे आपकी जो है फोटो बड़ी अच्छी आएगी। अभी तो लोगों का इस तरफ भी रुझान नहीं है। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि हम लोग सीखना नहीं चाह रहे होते हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें काम आता है, हम बेहतर हैं, हम कर सकते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट। तो अगर देखा जाए तो मुझे भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मैं फोटोग्राफर तो वैसे ही बन सकता था, बट मैंने पूरी ग्रेजुएशन की, मैं आ गया, फिर फर्दर स्टडीज में भी घुस गया हूँ। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये बात करते हैं कि ये कौन सा काम कर रहे हो, कौन सा काम, ये क्या काम है, क्या आपने हाथ में कैमरा उठा लिया है और जाकर आप फोटोग्राफी कर रहे हो। पहले जो 8-9 महीने गुजरे, मेरे अब्बा जान और मेरा अपना बिजनेस भी है, तो मेरे जो बिजनेस कॉलीग्स हैं वो मुझे पागल कहते थे, और यार यार कहां दोपहर में जा रहा है, बाहर आप निकल पड़े हो, तू बेवकूफ है, तू दुकानदारी छोड़ के जा रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मेरी पेमेंट आई तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने मेरे 4 साल हो गए करियर को, मैंने आज तक जितनी भी यूट्यूब की इनकम है मैंने अपने पॉकेट में नहीं रखी, मैं अपने फादर को पे करता हूँ, 1 रुपया भी जेब में नहीं रखता। अच्छा, मैं अपने फादर को दे देता हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे खुश होते होंगे। अच्छा, जिस चीज पे मैं डांटता था, चलो आप ठीक है, थोड़े पैसे ने, सरकारी मुलाजिम थे, अब रिटायर हो गए, जब उनको थोड़े पैसे ना, उनको फिर एतमाद हुआ कि हाँ यार ये पैसे आते हैं, वरना उनको ये कंफर्म, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको कायल करना बड़ा मुश्किल होता है, उनको एग्री करवाना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से पैसे आते, वो कहते कौन सी ऐसा जिन है जो पैसे देता है, पैसे भेज रहा है, बिल्कुल। मतलब उनको ये भी नहीं कि बैंक अकाउंट में कहाँ से आते हैं, भाई तुम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे, ऐसा गलत काम, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। असल में बेशक हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, दे आर वेरी इनसिक्योर फॉर आवर फ्यूचर। एग्जैक्टली, उनको परवाह है, उनको दे आर सो वरीड, क्योंकि उन लोगों ने जॉब्स की हैं, उनका 9 to 5 जो मेहनत, उनका जो एक टाइम, उनका जो सर्कल है, उस दौर में गवर्नमेंट जॉब्स थी, प्राइवेट जॉब्स भी थी, बट नाउ द थिंग इज, द टाइम इज कमिंग कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, बिल्कुल। वी हैव टू मेक मनी फॉर आवरसेल्फ। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह यूट्यूबर्स जितने भी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह, क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए अगर वो अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं, तो ये भी थोड़ा गाइड करें ना, क्या क्या ज़रूरत है उनको, किस तरह वो काम कर सकते हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो अपना इस्तेमाल करके अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। सबसे पहले तो उनको डिसाइड करना है कि वो किस नीच का यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। अगर वो व्लॉगिंग बनाना चाहते हैं तो अगर वो ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे और हमें बहुत से व्यूज आ जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेट ये सैचुरेशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स फॉरेनर्स ने आके सब जगह एक्सप्लोर कर ली है। ठीक है, उसमें फन ऐड करते हैं, स्टोरी ऐड करते हैं। स्टोरी टेलिंग एक ऐसा कंटेंट है जो हर इंसान बना सकता है। जैसे हम लोग हमारे घर में फैमिलीज हमारी बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, बच्चे लाइक करते हैं, तो आजकल की यूथ को कुछ कहानियां पसंद आती हैं, वो व्लॉगिंग प्लस स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। और इरफान जुनेजो एक ऐसा हमारा यूट्यूबर है, पाकिस्तान का लीडिंग यूट्यूबर है, जो कि स्टोरी टेलिंग पे ही चल रहा है। उसने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की, ऐसे ऐसा फैशन फोटोग्राफी भी करता है, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। तो अगर पहले आपने डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के यूट्यूबर बनना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपने ये सोचना है कि क्या आप 100 वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 वीडियोस अपलोड किए और उसके बाद आप 3 महीने बाद कहो कि अब मैं जो है वो वीडियो अपलोड करूंगा और व्यूज आ जाएंगे। यूट्यूब ने अभी रिसेंटली एक अपडेट दी है, इसमें आपको 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स में वीडियो अपलोड करनी है। और ये जो मोनेटाइजेशन का मैंने क्राइटेरिया बताया, ये आगे यूट्यूब 6 मंथ्स पे ला रहा है कि अगर 6 मंथ में ये वॉच टाइम पूरा नहीं होगा तो आप रेवेन्यू नहीं कमा सकेंगे। क्योंकि अब यूट्यूब को भी पता है कि मेरे पास बिलियंस ऑफ कंटेंट क्रिएटर आ चुका है, तो अब मैं सबको जगह देता रहूंगा तो मेरा अपना ही वॉल्यूम गिरता रहेगा। तो वो अच्छे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट को लेके चलता रहा है। आज से 2 साल पहले लोग कहते थे मोबाइल उठाओ, वीडियो बनाओ,
और चल पड़ेगा। अब सिर्फ इस तरह का कंटेंट न्यूज एंकर्स का चल सकता है, जर्नलिस्ट का चल सकता है, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं। हाँ। मेन चैनल छोड़ के, मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ के लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बना लिया और उसके उनका चल सकता है उस कैमरे से, क्योंकि उनका टॉपिक ऐसा है कि जो लोगों को जरूरत है। ठीक है। अगर आपने आज चैनल बनाना है तो आपकी वीडियो क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। मैंने सीखा, मैं एक फोन से बनाता था, एक ग्रीन पर्दे के ऊपर वीडियोस बनाता था, मुझे नहीं बनानी आती थी, मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मेरा एडिटर 3 महीने बाद छोड़ गया, मैंने गैप लिया, खुद सीखा। जैसे सनाउल्लाह ने बात की कि आप खुद ट्यूटोरियल देख के सीख सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है कहीं पर जाके स्टडी करने की, क्योंकि ABC पढ़ने से अच्छा ये है कि उन ABC से बनता क्या क्या है आप वो देख लो, वो सीख लो, तो वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप उस पर टाइम जाया करो। ऐसा ऐसा जैसे जैसे आपका जो आप ट्रैवल करते रहते हो ना, उसी तरीके से आप कंफर्ट होते रहते हो। आज मैं आपके सामने बैठ के ये बात कर रहा हूँ ना, आज से अगर 1 साल पीछे चला जाऊं, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था सही कि मैं किसी टॉपिक पर रेंडमली किसी एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर आके बात कर सकूं। तो ये चीजें सारी आपका काम ही आपको सिखाते हैं बिल्कुल। तो बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर, पहले आप सोचें आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। आजकल मैं एक चीज बता दूं, अगला आने वाले 2 साल व्लॉगिंग छोड़ दें, फूड व्लॉगिंग स्टार्ट करें। पाकिस्तान का फूड अनएक्सप्लोर्ड है, पाकिस्तान पूरे का 3 चैनल है फूड व्लॉगिंग के, RHS, एक कराची का है और एक और बस एक सऊदी का भी। अच्छा, जिस तरह अभी फूड का है, फिर लोग फैशन पे, अच्छा फिर जिस तरह हमारी फीमेल्स हैं वो ब्लॉगर्स हैं, वो इस टाइम मेकअप ट्यूटोरियल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इन है इस टाइम, आप देख लें बहुत ज्यादा आपका इस टाइम यूट्यूब देख लें, आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, आपका हर जो भी योगी ब्लॉगर होगी वो उसका मेकअप पे लाजमी ट्यूटोरियल होगा। बीइंग अ न्यू क्रिएटर मैं ये कहूंगा कि यूट्यूब पर बड़ी वीडियो बनाने से बेहतर आप शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करें, टिकटॉक पर एक जेन्युइनली नॉट एक मतलब एक बड़ा अजीब सा कंटेंट ना डालें, जेन्युइनली आप एक एज ए क्रिएटर कंटेंट डालें हर प्लेटफॉर्म पर, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जल्दी आपको रीच है। अच्छा, जब आप शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से अपने चैनल को ग्रो करते हैं, फिर आपका लॉन्ग वीडियो प्लेटफॉर्म भी चल जाता है। लोगों ने ऐसे ही ग्रो किए हैं। जैसे अच्छा, अभी क्योंकि ज्यादा लोग सुनना नहीं चाह रहे होते, अच्छा कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा तो फौरन उन्होंने आपको चेंज कर देना है, तो शॉर्ट में लोग जो है ना वो जाना ज्यादा पसंद है। छोटी छोटी हो जाता है क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई 1 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट में आप बता दे बंदा कि ये क्या चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है। लेकिन ये मैं आपके आज इस लाइव में बात कर रहा हूँ, वरना मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तूने अपना चैनल कैसे ग्रो कर लिया, लोग शॉर्ट वीडियो पे जा रहे हैं, तू आज भी 20-20 मिनट 15-15 मिनट की वीडियो डाल रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज मैंने चूज की, पाकिस्तान में आई एम ओनली वन क्रिएटर जो मोबाइल फोन के कैमरा रिव्यूज करता है, जो ट्रैवल करता है एक मोबाइल फोन के कैमरा में, जो मोबाइल फोन का वो रिव्यू करके दे रहा है जो लोग हमारे यहाँ पर फॉरेनर से एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज अपने कंटेंट से नहीं किया, अपनी क्रेडिबिलिटी से नहीं किया, इवन वो कंटेंट डिलीवर किया जिसकी वजह से मेरी सब्सक्रिप्शन बढ़ी, जिसके बाद लोग प्रोडक्ट परचेज करने में आसानी फील करें, उनको समझ आए कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज इस तरह की लेने जाएंगे, चाहे फोन हो गया कि आपने कोई फोन लेने जाना है तो उसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है कि किस तरह का फोन आपको जो है वो सूट करेगा, आप ले सकते हैं, या किस तरह का उसका कैमरा है, और उसमें बहुत सारी जो भी आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें बुरे से बुरा कैमरा का भी ना, इस लाइटिंग में हम कोई भी कैमरा ऑन करेंगे लाइटिंग अच्छी आ जाएगी, पिक्चर अच्छी आ जाएगी। एक्चुअली पता लगता है रियल लाइफ टेस्ट से कि ये फोन जो है कैसा काम करता है, और उसके बाद उसी प्राइस में कोई दूसरा फोन तो उसको कम्पीट नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंपटीशन में ज्यादा चीजें देखी जाती हैं एज कम्पेयर टू एक सोलो फोन के बारे में बात की जाए। बल्कि सनाउल्लाह भाई ने जब मेरा पहला शूट किया आज से 2 साल पहले, हमारी दोस्ती वहीं से हुई, मैं एक DVC पर आना था, मैंने टेक्नो का था DVC, ठीक है, तो उस टाइम मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इनसे अपना फोटो शूट करवा सकूं, सही, और वहीं से हमारा रिलेशन बिल्डअप हुआ, और ही नोज कि हमने कैसे ग्रो किया। तब मुझे इक्विपमेंट भी उस तरीके से चलाना नहीं आता था, फिर हम लोगों ने सजेशंस लिए, साथ साथ लाइटिंग सेट की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना 10 मरले घर लिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने अपना स्टूडियो बनाया हुआ है, और उस पर मैंने कैमरा गेज और क्या लाइटिंग, क्या मैंने एक्सपेंसेस किए हैं, बहुत सारी चीजें। क्वालिटी ऑफ कंटेंट अब लोग देखना चाहते हैं, लोग अब पुराना कंटेंट नहीं देखना चाहते, लो क्वालिटी कंटेंट नहीं देखना चाहते। अच्छा सनाउल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह आप टेक्निक्स बताएं, देखना चाह रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं कि क्या क्या किस तरीके से आप जो है एक बेहतरीन फोटोग्राफर बन सकते हैं, मॉडल्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी काम। फैशन शूट्स में एक तो आपको देखना है कि कपड़े किस तरह के, उनकी डिटेलिंग दिखानी है। फैशन शूट्स के अंदर ना, जब आप एक तो आपके कैमरा शुड बी वेरी हाई रेजोल्यूशन, इफ इट्स नॉट गोइंग फॉर
ऑनलाइन, अपलोडिंग नहीं होनी उसको। इफ इट हैड टू बी प्रिंटेड, योर कैमरा हैज टू बी रियली स्ट्रॉन्ग। आप मोस्टली आप लोग देखेंगे जो फैशन फोटोग्राफर्स होते हैं वो अपने कैमरों के ऊपर उनकी क्वालिटीज बहुत हाई रेजोल्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि मोस्टली के पैनाफ्लेक्सेस प्रिंट होने होते हैं, बड़े बड़े साइज में। तो उसके लिए उनकी एक तो रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है। एंगल्स जो यूज किए जाते हैं वो वाइड एंगल्स यूज किए जाते हैं, ताकि उसमें उनका फुल ऊपर से लेके नीचे तक जो है, फिर उसके साथ बैकग्राउंड्स का बड़ा कंपोजिशन है। कुछ नीच हैं, मतलब कि जिसमें आप लॉन वगैरह के प्रिंट्स हैं, उनके आप देखेंगे वो सिर्फ प्लेन बैकग्राउंड होंगे, पीछे कुछ प्रॉप्स होंगे और बाकी ब्राइट जो मॉडल होगी वो आएगी, कपड़े चेंज करेगी, डिफरेंट एंगल में पोजेस देगी और दैट्स इट। कुछ हद तक कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो हुंजा जाते हैं, बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, पाकिस्तान में भी नहीं करते शूट, क्योंकि उनकी नीश और तरह की है। उनकी टीवीसीज के लिए वो बाहर जाएंगे, मगर जो आप अपना उनका जो आउटलेट पे जाकर खरीदेंगे, उनके जो पेपर पे लगा हुआ होगा, जो आपके जो पैकिंग का देखेंगे वो सिंपल होगा, मगर जो टीवीसीज वही उनके लिए, उसी कपड़े के लिए वो टीवीसीज के लिए बाहर जाएंगे। वो अब हमें पता है जैसे कि सर्दियों में गर्मियों के शूट हो जाते हैं, मतलब कि जो ब्रांड की गर्मियों में सूट आने हैं वो सर्दियों में बाली जाके वो शूट कर रहे थे। सही, मतलब कि सर्दियों में उनका कैटलॉग जो न्यू अराइवल आना होता है, जो गर्मियों में 6 महीने पहले उनका ऑलरेडी गर्मी, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो सर्दी होती है, तो बाली एक ऐसी जगह जहाँ पे सर्दी के टाइम में फुल गर्मी होती है और वो माहौल भी वैसा है, आपको वो खूबसूरत बीचेस मिल जाते हैं, आपको वो दरख्त वगैरह उस तरह के शॉट्स वगैरह के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। सही, क्योंकि आपकी सिलेक्शन बड़ी हुई इस चीजों की। ऑब्वियसली अब आपको वाइड एंगल्स चाहिए, लाइट्स चाहिए, उसके पूरी एक अच्छी लाइट की अच्छी पिक्चर के लिए आपको लाइटिंग अच्छी चाहिए, अच्छा लेंस चाहिए, अच्छे एंगल्स चाहिए। अब आपने शायद नोट किया हो ना किया हो, क्योंकि आप जब फैशन शूट कर रहे होते हैं उसमें आपकी लड़की छोटी भी है, जो तो मॉडल पता नहीं चलेगा कंपैरिजन में, शॉर्ट हाइटेड भी है, क्योंकि लेंसेज का इंतखाब ऐसे हो रहा होता है, अच्छा लेंस मतलब वाइड एंगल लेंसेज यूज किए जाते हैं और लोअर एंगल्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से एक बंदा शॉर्ट हाइटेड भी लंबा लगता है। सही, वही टेक्निक्स हैं जो आनी चाहिए, वो चीजें आनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अली हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ जो है सनाउल्लाह भी हैं। अच्छा, यूट्यूबर के हवाले से ये भी जानना चाहेंगे, आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं घर को भी और अपने काम को भी, क्योंकि जाहिर सी बात है यूट्यूब पे काम करना एक हेक्टिक है, आपने हर चीज को प्रॉपर जॉब है। शुरू में तो फील नहीं होता था, मतलब एक पैशन होता है, जब आप कोई काम करते हैं तो पैशन से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब ऐसा सीन आ गया है कि अब जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, हम बात कर रहे थे अली से कि किस तरह ये अपने घर को भी टाइम देते हैं और अपने काम को भी टाइम देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैशन सबसे पहले होता है। जब आप एक क्रिएटर बनते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, पैशन बढ़ जाता है और उसमें बहुत मुश्किल होता है। और आजकल तो पैशन विद मनी बन गया, मतलब पैसे आते हैं तो पैशन और बढ़ जाता है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आज इस बात से आप एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, जरूरत जिंदगी बन गई, जरूरत जिंदगी बन गई। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है पैसा। काम जो बच्चों को पढ़ाना अच्छा तो उनको पैसे, उनकी फीसेस भरनी पड़ेंगी। बच्चों ने कपड़े लेने, उनके पैसे देने पड़ेंगे आपको। बच्चों ने ट्रेवल करना है, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। बच्चों ने देखा कि उनके स्कूल में किसी उनकी क्लास फेलो के पास गाड़ी अच्छी है, तो बच्चों ने आगे घर में जिद करनी है। बच्चों को तो नहीं पता कि माँ बाप क्या स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैंने घर में शिफ्ट कर लिया स्टूडियो अपना। पहले मैं एक अलग स्टूडियो में था, अब माशाल्लाह मैंने कोई 8-10 मरले का अपना जो है वो एक स्टूडियो बनाया। इवन अब मैं अपने बच्चों को भी इस फील्ड में लाना चाह रहा हूँ, प्रमोट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी करियर बनाए एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन के। सही, तो लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा, जिस तरह फोन से अगर आप कोई अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहता है, तो अगर उसके पास स्टूडियो नहीं है, उसके पास वसाइल नहीं है, बट वो बनाना चाह रहा है, बना सकता है।
वो बना सकता है। लेकिन उसके लिए एक स्किल चाहिए, सिर्फ एक स्किल चाहिए। जैसा कि सनाउल्लाह भाई ने स्टार्ट में बोला था, लाइट्स। अगर उसको लाइटनिंग करनी आती है तो एक सेल फोन से भी अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकता है। राइट नाउ सेल फोन्स आर कैपेबल फॉर गुड वीडियोस। अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल फोन। क्योंकि मोस्टली हमारी जो अगर ब्लॉगर्स भी हैं या बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जिन्होंने स्टार्ट ही फोन से किया, सेल फोन से, और उसके बाद उन्होंने वो स्टूडियो में अभी भी बहुत लोग हैं जो मोबाइल पे ही कर रहे हैं। मोबाइल पे आप दो मोबाइल, 2 मोबाइल्स आर इनफ। यूट्यूब के लिए भी बहुत है। लाइटिंग जैसे अली भाई ने कहा, लाइट अच्छी कर लो, 2 कैमरे 2 मोबाइलों को डिफरेंट एंगल्स पे रखो ताकि एक क्लिप से दूसरे क्लिप पे कन्वर्ट करें और आप। अच्छा, फोन में किस तरह पता चलेगा कि आपको जो है लाइट आपकी अच्छी है, बेहतर आ रही है, आपने करना है? तो यही तो स्किल्स हैं। हाँ, आप शीशा लगा रहे हैं, आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप ऐसी एप्लीकेशंस अपने फोन में कर सकते हैं कि दूसरा फोन सामने रख के आप उसके ऊपर उसको स्क्रीन करके देख सकते हैं कि भी मैं किस फ्रेम में बैठा हूँ। ठीक है। आप जिस तरह आपने बाहर कोई आउटडोर का कर रहे हैं, जिस तरह आपने बाहर की, जिस तरह आउटडोर का प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर लोग पता क्या करते हैं, अब जैसे ये लाइट अब बैक साइड से आ रही है तो ऐसे कैमरा लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है लाइट ज्यादा है, लाइट बैलेंस नहीं करते, डायरेक्ट चेहरे पे मार रहे होते हैं। दिस इज नॉट एथिक्स ऑफ लाइट्स फॉर वीडियोग्राफर। 45 डिग्री रूल है, 90 डिग्री रूल है, आपको एक ही लाइट देनी पड़ती है, आपको सब चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद ही आपका जो एक मोबाइल फोन है वो उस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड कर पाता है जो कि एक अच्छा डीएसएलआर भी रिकॉर्ड करता है। डीएसएलआर में बस ये कि डिटेल ज्यादा होती है क्योंकि कैमरा लेंसेज के साइजेस का बहुत फर्क है। एक डिजिटल कैमरा जो एक डीएसएलआर कैमरा उसका लेंस 24 अगर मेगापिक्सल का है तो वो ठीक ठाक बड़ा है, और मोबाइल फोन का अगर 108 मेगापिक्सल का भी है ना तो वो छोटा है। हमें सनाउल्लाह बेहतर बता सकते हैं इन चीजों को कि किस तरह की जो है कैमरे का आप यूज कर सकते हैं। सेंसर्स है ना, जैसे अली भाई ने कहा, जिसके ऊपर वीडियो कैप्चर होनी है, तस्वीर कैप्चर होनी है। अब फिल्म रोल थे 32 mm 32 mm का। फिर उससे पहले जब हम बहुत उससे पीछे जाते हैं वो कैमरे बड़े होते थे, वो जो ऊपर से रिफ्लेक्स मिरर्स थे उनकी फिल्म इतनी बड़ी बड़ी साइज की। तो क्वालिटी वही जो मैंने कहा कि हम जब फैशन शूट्स के लिए करते हैं तो हम हाईएस्ट रेजोल्यूशन कैमरा यूज करते हैं। हैजलब्लैड कुछ एक कंपनी है, दे आर वर्थ लाइक मिलियंस। वो एक कैमरे की बॉडी सिर्फ 70 लाख की है। वो फैशन, वो स्पेसिफिकली फैशन फोटोग्राफर्स के लिए ही यूज की जाती है क्योंकि दे वांट द डिटेल। वो 100 मेगापिक्सल जो मोबाइल का 1 लाख मेगापिक्सल के बराबर भी नहीं कर सकता, उसमें डिटेल ही इतनी ज्यादा है क्योंकि वो उनके पैमाना जो है जिसपे प्रिंटिंग होनी है, डेवलपिंग होनी है, जो यहाँ पे पैनाफ्लेक्सिस के साइज बहुत बड़े नहीं है। व्हेन यू गो अब्रॉड उनके जो SMD, अब तो SMD के दौर चल चुका है और वो SMD इतनी हाईएस्ट रेजोल्यूशन है कि वो डिटेल एक एक चीज समझ दिखा रही होती हैं। तो उसके लिए वो रेजोल्यूशन वही बात आ गई। सेंसर का साइज, अब वो जो हैजलब्लैड की बात कर रहा हूँ उसका सेंसर इतना बड़ा है। एक नॉर्मल कैमरे का सेंसर 1.5 इंच का है और उसका 4x4 इंचेस का। दैट इज द बिगेस्ट सेंसर अवेलेबल फॉर द कैमराज फॉर फैशन। और उसके लिए जो टीम अप है उसके लिए आपको नॉर्मल लाइटिंग भी नहीं है। उनके जो कैमरों की क्वालिटीज हैं, उनकी लाइटिंग है, उसके लिए जैसे हमारे पास स्टूडियो में डिफरेंट जगह पे जैसे अली भाई ने कहा लाइटों की है, वो आउटडोर में भी 4-4, 5-5, 6-6 लाइटें लगाते हैं ताकि जो बैकग्राउंड है उसको आसमान का कलर है वो भी प्रोमिनेंट कर दे। जो प्लांट है, प्लांट्स के ऊपर भी लाइट डाल रहे होते हैं। और क्योंकि हम लोग देख रहे होते हैं जिस तरह अब फैशन शूट्स हो रहे होते हैं तो आपकी पूरी प्रॉपर एक टीम होती है और उसके बाद जो है टीम के साथ काम किया जा रहा होता है। आपकी लाइट्स होते हैं, आपके कैमरास होते हैं, आपकी चीजें, लाइटमैन है, सारी चीजें हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज। और इनके जो असल ब्रांड्स हैं उनके एक एक शूट का बजट भी बहुत ज्यादा होता है और जब वो बजट लगा रहे होते हैं वो एक नॉर्मल फोटोग्राफर पे ट्रस्ट भी नहीं करते। प्रोफेशनल बहुत एक अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर चाहिए उसके लिए। वो जो फोटोग्राफर एक आप नॉर्मल एक ब्रांड की एक कलेक्शन का आप अंदाजा लगाए जाए तो वो करोड़ों में जा रहा होता है। सिर्फ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के अलग बजट होता है,
मॉडल्स का अलग बजट होता है, फोटोग्राफी का अलग बजट होता है, ये पूरे प्लान चलती हैं चीजें। तो ये चीजें हैं, एक यूं समझ लेना एक बिग इंडस्ट्री है जिसमें आपने अभी बहुत सारा इसमें सीखना पड़ता है, बहुत सारा आपको नॉलेज इसके लिए हवाले से चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम फिर दावत देंगे ताकि इस पर मजीद हम बात कर सकें, क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो बहुत शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, मोहम्मद वसीम कादरी साहब, जो कि नात खां हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और ये हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि जुमे का दिन है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जुमे के दिन जो है हमारे साथ मजहबी स्कॉलर भी हों और नात खां भी हों, जिनसे हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन सकें। तो आज हमारे साथ वसीम हैं। तो वसीम कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से नात खानी कर रहे हैं? ये तकरीबन 15 साल से मैं कर रहा हूं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा जी, आज हम जरा जुमे के दिन के हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा, दिन ब दिन हमारे जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अवाम हमारी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि लोग जो है पेट्रोल और मुआशी हालात की वजह से बहुत परेशान है। तो आज के दिन जितना हो सकता है, मैंने बात की थी कि उस पर आप लाजमी आज इबादत भी करें और अपने लिए खास दुआएं भी करें, इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें। अभी नाज़रीन हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको जो है खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। मोहम्मद अदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी थैंक यू। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी एहतराम, इंसानियत और हमारा मुआशरा। इस टाइम हम देखते हैं हमारे जो रवैये हैं वो बड़े तल्ख होते जा रहे हैं, हम एहतराम करना भूल गए हैं। किस तरह हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को जो है वो जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो एहतराम से रिलेटेड बात कर लेते हैं ना कि एहतराम की अहमियत क्या है, लोग एहतराम करना भूल गए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं रोही चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उसने बड़े ही लाइव टॉपिक पर बड़ा एक बर्निंग इशू जो हमारे समाज में बहुत ही अहमियत हासिल कर चुका है, उसे हाईलाइट करने के लिए, सामीन तक, नाजरीन तक पैगाम पहुंचाने के लिए ये इस इदारे ने एक प्रोग्राम अरेंज किया। दुनिया की तारीख का मुताला कर लें या आज की दुनिया को देख लें, कोई मामूली समाज एक दो अफराद के ताल्लुक से लेकर दो कौमों के ताल्लुकात तक कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता एहतराम के बगैर कायम नहीं रहा। जी बिल्कुल। इंसानियत का एहतराम, आदमियत का एहतराम, ये इतनी बड़ी कदर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाते हैं कि वलकद करमना बनी आदम व हमलनहुम फिल बर्रि वल बहरी, कि हमने औलाद आदम को इज्जत अता की है। यानी तख्लीक के बाद जो सबसे पहला काम हुआ वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया, उनका एहतराम करवाया फरिश्तों के ज़रिए से। और जिस वजूद ने एहतराम से इनकार किया, इबलीस ने, उसे रांदा दरगाह करार दे दिया। ये इंसानियत के नाम पहला पैगाम था कि इंसानों की तमाम ताल्लुकदारी, रिश्तेदारी, तमाम कौमें, ख़ानदान से लेकर बैनुल अक़वामी फोरम तक अगर ये कायम रहेंगी तो वो एहतराम पर कायम रहेंगी। बिल्कुल। फिर इसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमा दिया कि कुल नहबितु मिन्हा जमीया, कि अब तुम जन्नत में से नीचे उतर जाओ और तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आएंगी, उनके मुताबिक जो अमल करेंगे उन पर कोई गम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया प्रॉब्लम फ्री हो जाएगी जी। मतलब ये है कि इंसानों के एहतराम की वजह से जो रिश्ता, जो कम्युनिटी, जो एक सोसाइटी बन जाएगी जी, वो प्रॉब्लम फ्री तो नहीं होगी, प्रॉब्लम कंट्रोल होगी। और इसकी बुनियाद
इंसानी रिश्तों पर, इंसानी एहतराम पर होगी, जिसे शरीयत ने बड़े वसी टर्म में सिला रहमी कहा है। और आज के अफकार और नज़रियात की रोशनी में एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा इमरानी, कि दो अफराद से लेकर दो कौमों तक कोई ताल्लुक अगर बाकी रख सकता है या कायम हो सकता है तो वो एक दूसरे के एहतराम पर है। जी, भी बड़ा जरूरी है जी, बड़ा जरूरी है। और एहतराम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक एक दूसरे को बर्दाश्त ना करें। बर्दाश्त का मादा भी तो खत्म होता है, बर्दाश्त का मादा खत्म हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह हमारा नाकिस निज़ाम तालीम, एक सरकारी निज़ाम तालीम है, एक मजहबी निज़ाम तालीम है। इन दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जी। दोनों वक्त के धारों से हटकर सदियों पुरानी किताबें, सदियों पुराने अफकार, नजरियात, एक वो दौर था कि मुसलमान दुनिया को डायरेक्शन देता था जी। आज ये है कि मुसलमान उन सदियों पुराने अफकार और तसव्वुरात को ही फॉलो कर रहा है। तो अकदार में जितनी भी इंसानी अखलाकी समाजी अकदार हैं, अगर हम दो लफ्ज़ सीख जाते हैं तो सारी अकदार पर अमल करना आसान होगा जी। वो दो लफ्ज़ यही हैं, एहतराम और बर्दाश्त। अच्छा, बर्दाश्त किस तरह पैदा करें? जिस तरह मैं अभी बात कर रही थी कि हमारे रवैये बहुत ज़्यादा तल्ख हो गए हैं, हम एक दूसरे में मोहब्बतें बांटना जो है वो हमने कम कर दी हैं, नाराज़गियाँ ज़्यादा हैं, गिले शिकवे ज़्यादा हैं। बुनियादी वजह तो उसका अदम एहतराम है। एक आदमी ने दूसरे के साथ कोई अच्छा तर्ज अमल अख्तियार किया, उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला, अब वो कट आउट हो गया। बुनियादी तौर पर इसकी वजह अदम एहतराम है जी। अब ये जो अदम बर्दाश्त है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह महरूमी भी है कि इंसान के जो बुनियादी हकूक़ हैं, उसकी तालीम का हक, उसकी कफ़ालत का हक, उसकी इज़्ज़त का हक, उसकी आज़ादी इजहार राय का हक, इन हकूक़ को नज़रअंदाज कर दिया और इंसान के ऊपर फ़राइज़ ही फ़राइज़ आयद कर दी। बिल्कुल ऐसे है। अब इससे इंसान के अंदर एक अग्रेसिव मादा जो है वो पैदा होता है। फिर अपने से बड़ा जो ताकतवर है उसके सामने तो इजहार हो नहीं सकता, वो फिर सारा जोर अदम बर्दाश्त का, सारा एक जो वो अपने से इजहार है, वो अपने से कमजोर पर। बिल्कुल ऐसे। और इस तरह फिर ये सोसाइटी में ये एक चेन शुरू हो जाती है कि ऊपर वाले दबाते हैं और हम ऊपर वालों के दबाव को बर्दाश्त करने की बजाय नीचे वालों पर दबाव डालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो महरूमी है इंसान की, ये इतना बड़ा जुल्म है कि जिसे हम जुल्म ही नहीं समझते। हर इंसान का ये बुनियादी हक है। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा, इंसान की बात कि जो उसका एक एहतराम और इज्जत का मुकाम है, जैसा कि हदीस पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक एक इंसान की इज्जत खाना काबा की इज्जत से ज़्यादा अहम है। अब हम सारी ज़िंदगी खाना काबा की ज़ियारत के तो ख्वाब देखते हैं, खाना काबा की ज़ियारत पे नातें पढ़ते हैं, मक्का मदीना की हाज़िरी को हम अपनी निजात का ज़रिया समझते हैं। वो मदीने वाले ने जो दुश्मनों का एहतराम किया, हम वो दोस्तों का एहतराम नहीं करते। सारी ज़िंदगी कोई ऐसी अज़ियत नहीं है जो अबू जहल अबू लहब ने हजूर को ना दी हो। बिल्कुल। और सारी ज़िंदगी कोई ऐसी बदसलूकी नहीं है जो हजूर ने उनके साथ की हो। चले, मक्का में तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अददी लिहाज से कमज़ोर थे, मदीना में आपके पास ताकत थी, एक रियासत मदीना कायम हो चुकी थी। 10 अबू जहल एक तरफ, एक अब्दुल्ला बिन उबई एक तरफ। आप चाहते तो ताकत से अब्दुल्ला बिन उबई को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आपने इतना बर्दाश्त किया। सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करने के बावजूद उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए चले गए। और हम पहली बात ये करते हैं जी कि आज से मेरा आपका जीना मरना ख़त्म है। यानी जिसका कलमा पढ़ते हैं वो तो अब्दुल्ला बिन उबई के जनाजे में भी जा रहे हैं, और हम माशाल्लाह अपने मौक़िफ़ में इतने अच्छे हैं मादअल्लाह कि हम अपने सके भाई से, अपने अजीज़ से
जीना मरना ख़त्म कर देते हैं। और कई ऐसे वाक़यात भी हैं कि लोग वसीयत करके मरते हैं जी कि मेरे जनाजे में फ़लाँ को ना बुलाना। सख्त दिल हो जाते हैं, मतलब हाँ, सख्त दिल। सुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारा। ये रवैये ही सख्त दिल करते हैं, रवैये ही नरम दिल करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अपने रवैयों में बेहतरी ले आए, अपनी गुफ्तगू में बेहतरी ले आए, अपने तर्ज अमल में बेहतरी ले आए, मुआशरे में बेहतरी पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। सारा काम ना कानून कर सकता है, सारा काम ना तालीम कर सकती है। कुछ इंसान के अंदर अपनी इंसानियत भी तो है ना। बिल्कुल ऐसे इंसानियत को जिंदा रखना बड़ी बात है, जो कि इंसानियत दो चीजों से मिलकर बनी है जी, एक एहसास और एक शऊर। कि इस बात का एहसास कि अल्लाह ताला ने मुझे अशरफ अल मखलूकात बनाया है, बिल्कुल, और इस बात का शऊर कि अशरफ अल मखलूक होने के हवाले से मेरा इनके साथ, इनका मेरे साथ रवैया क्या होना चाहिए। ज़ाहिर है ये भी अशरफ अल मखलूक हैं, मैं भी अशरफ अल मखलूक हूँ, हमारे रवैये एक दूसरे के साथ अशरफ और बेहतर होने चाहिए, लेकिन होते नहीं ना ऐसे, होते ऐसे नहीं। हाँ। और इस ना होने की वजह से मुआशरा जहन्नुम से ज्यादा अजियतनाक हो। बिगाड़ तभी है जो इस टाइम हम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जो इस टाइम हम लोग, हमारी मुश्किलात आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हर वक्त टेंशन में है, अफरा तफरी का आलम है इस टाइम। तो ये सब चीज़ें हमारी इसीलिए हैं कि हम एक दूसरे से एहसास करना छोड़ गए हैं, शऊर नहीं है। अब ये परेशानियां एक तो वो हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं जी, कुछ परेशानियां और ख़तरात वो हैं जिनके बारे में हमें मुस्तकबिल में बहुत अंदेशे हैं। देखें जापान में और जर्मन में आप देख लें, ये दोनों गैर मुस्लिम हैं जी। जापान में खुशहाली, हकूक की अदायगी, इंसाफ इस लेवल पर है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अभी जापान के सोशल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट नहीं कर सके। जापान का आइडियल है गौतम बुद्ध जी, बुद्ध मत के मानने वाले जी। बुद्ध मत का एक कौल है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि दुनिया के तमाम दुखों का इलाज ये है कि इंसान दुखों के ख़त्म होने का इंतज़ार ना करे। बस आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहेंगे, ये दुख आपके साथ जब तक आपकी सांस चल रही है, जी हाँ, जी हाँ, ये आपके साथ रहेंगे, ये हमारे साथ। गालिब ने कहा था ना कि रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो ये जो मुस्तकबिल के खतरात हैं, स्टेट हो या कोई सोसाइटी हो, कोई इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इंसानी कदरों पे भी बात करेंगे कि इंसानी कदरें कौन सी हैं। सबसे बड़ी कदर इंसान के इंसान होने का एहसास करना है। बाकी जितनी अकदार हैं वो इसी एक कदर के अंदर मौजूद हैं। आम तौर पर हम ये समझते हैं कि जो किसी मुश्किल वक्त में या किसी सख्त घड़ी में मेरे काम आया, मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं उसकी काम करूं। ये तो अखलाकी फ़र्ज़ उस नौइयत का नहीं है। अब वसीम साहब ने जो नात पढ़ी है कि ख़त्म रसूल तेरे जैसा कोई नहीं, आप फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि जो मुझे महरूम रखे मैं उसे अता करूं, जो मुझसे नाता तोड़े मैं उससे नाता जोड़ूं। यानी ये इतना आला ज़र्फ़ी का काम है। ज़रा इंसान अपने ऊपर ये कैफियत तारी करके देखे कि एक आदमी के साथ, एक रिश्तेदार के साथ, एक कुलीग के साथ आप हुस्न सलूक कर रहे हैं, वो आपसे बदसलूकी कर रहा है, वो बदसलूकी किए जा रहा है, आप हुस्न सलूक किए जा रहे हैं। ये कितना आला ज़र्फ़ी का काम है। इसी बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा सर्टिफिकेट कुरान में दे दिया कि आपसे पहले किसी को ये अता नहीं हुआ कि वह इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, ए नबी तेरे अखलाक सबसे आला, सबसे आला अखलाक है। वो वही आला कदर ये थी कि हुस्न सलूक का जवाब तो हुस्न सलूक से देना, ये तो अकली लिहाज से भी फ़र्ज़ है, अखलाकी लिहाज से फ़र्ज़। असल फ़र्ज़ ये है, बड़ापन ये है कि आप उसके साथ हुस्न सलूक करें जो आपसे बदसलूकी करता है।
इन्हीं अकदार को डिवैल्यू होते हुए एक फैमिली में एक शख्स ने आकर हजूर से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चंद रिश्तेदार हैं, ये किताबुल अदब बुखारी की हदीस है, ये मामूली सेहत की नहीं है, हदीस सही है ये जी। मैं उसके साथ हुस्न सलूक करता हूँ, मुझसे बदसलूकी करते हैं, मैं उन्हें अता करता हूँ, वो मुझे महरूम करते हैं, मुझे आप हुक्म दें कि मुझे क्या करना चाहिए। अब इसके 2-3 जवाब थे इस सवाल के जी। एक जवाब तो ये था कि जैसा वो तेरे साथ करते हैं वैसा तुम करो। नबी बदले की तालीम नहीं देते, नबी एहसान की तालीम देते। ये बदला हो जाता है, इंतकाम हो जाता है। अच्छा, दूसरा जवाब ये था कि तुम अंदर से जलते कुड़ते रहो। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ये इरशाद फरमाया कि अगर बात ऐसी ही है जैसी कि तुम कर रहे हो, वो झूठ भी तो बोल सकता है आदमी जी। जज्बाती या यकरुखी बात नहीं किया आपने कि नहीं नहीं बस ये हो गया। अगर बात वही है जो तुम कर रहे हो तो तुम अपने पॉजिटिव रवैये पर कायम रहो, अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे शामले हार रहेगी। अब उसने इस नुस्खे पर अमल किया, उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ हुस्न सलूक शुरू कर दिया। जो अकदार, जो वैल्यूज जो डिवैल्यूज हो रही थी, उनके अंदर एक नई रूह डाल दी। अगर कांटे बिछाने वालों के रास्ते में हम भी कांटे बिछाने शुरू कर दें तो दुनिया कांटों से भर जाएगी, दुनिया कांटों से भर जाएगी। कोई तो हो जो कांटे समेटने वाला हो। कुरान हकीम ने फरमाया कि वो मा युलक कहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये इतनी आला ज़र्फी, इतना तहम्मुल, इतना बर्दाश्त, कोई इंतहाई आला दर्जे के नसीब का मालिक होता है जिसे ये मिलता है। हर लेवल को ये चीज नहीं मुयसर आती। तो अपने ज़र्फ को बड़ा करें। आपने हुस्न सलूक का अजर बंदों से नहीं लेना, अल्लाह से लेना। अल्लाह से लेना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमारे तो यहाँ रवैये एक दूसरे से जो है ना वो तल्ख हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी कहीं ऐसे ज्यादा गुस्सा आ जाए या आपने गुस्से में कहीं भी कोई बात कर दी है तो लोग उसका बहुत बतंगर बना देते हैं। पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, नेगेटिव अप्रोच है। अपनी अप्रोच को जितना हम पॉजिटिव बनाएं, आपने कदरों की बात की, अकदार में से एक बेहतर कदर ये भी है कि इंसान अपनी अप्रोच को पॉजिटिव बनाए। हर वक्त हर आदमी के बारे में बदगुमानी करना, हाँ, हर वक्त हर आदमी को चेक करना, तजस्सुस में रहना, इन सब चीजों से मना किया गया है। इंसान या तो नफ्सियाती मरीज बन जाएगा या इंसान दूसरों को ज़िन्नी मरीज बना देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी कीमती है, हम इन्हें नफरतों की नजर कर रहे हैं, हम इन्हें बदलों की, इंतकाम की नजर कर रहे हैं। हम गालिबन अरस्तू ने कहा था कि ये जिंदगी मोहब्बत के लिए नाकाफी है, न जाने हम नफरतों का वक्त कहां से निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, नफरतों का वक्त कहां से निकाल। लेकिन अब लगता है मोहब्बत के लिए वक्त ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, लेकिन नफरत के लिए बहुत ज्यादा हमारे पास वक्त है कि अगर हमने किसी के साथ ताल्लुक खत्म करना है या अगर हमने किसी के बारे में बुरा गुमान रखना है तो उसके लिए बहुत वक्त है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है ना, एक तो ये चैनल है जिस पर मैं और आप और ये नौजवान साहब बैठे हैं। इस चैनल का दायरा कार इतना वसी नहीं है जितना मस्जिद और महराब का है। हर मोहल्ले में 4-4, 5-5 मस्जिदें हैं। मिंबर और महराब से ये मैसेज कन्वे होना चाहिए कि हमारा मुआशरा तारीख में कभी इस कदर गिरावट और नफरत का शिकार नहीं हुआ था जितना कि अब हो चुका है। अब हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही। बजाय इसके कि हम एक दूसरे को काफिर कहें, एक दूसरे को गुमराह कहें, हम एक दूसरे की इस्लाह क्यों नहीं करते? अब मेरे अंदर जो खामियां हैं, ये वसीम साहब बैठे हैं, अल मोमिनु लिल मोमिने कल मिरआती, मोमिन मोमिन का आईना है। ये मुझे बताएं कि लोदी तेरे अंदर ये शख्सियत में कमी है, इसे दुरुस्त करें। मैं बताऊं कि वसीम भाई आपका रवैया बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज़ या तो मेरे नोटिस में गलत है या वाकई आप में गलत होगी। ये मेरा आईना बन जाए, मैं इनका आईना बन जाऊं, ये भी शफाफ, मैं भी शफाफ। अफराद इस तरह एक दूसरे को अगर तलकीन करना शुरू कर दें, वतवासु बिल हक वतवासु बिस सब्र, तो कोई वजह नहीं है कि ये मुआशरा आज भी दुनिया को लीड ना कर सके। आज भी दुनिया को लीड ना कर सके। बात ये है कि सुनने का जो है ना,
अगर आप में कुछ गलतियां हैं तो सुनने की आप में होनी चाहिए कि आप इतना आपका जिगरा होना चाहिए। अच्छा जी, इस पे मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जो है अच्छी अच्छी बातें जो है वो सीख रहे हैं। सर, बात इस पर करेंगे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए अस्वा हसना है। अगर हम बात करेंगे, उन्होंने पूरा उनकी कोशिश यही रही कि हम जितना भी मुसलमानों को इखलाक पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। हम अपने इखलाक को किस तरह बेहतर बना सकते हैं? आपने तो अपनी तशरीफ आवरी का मकसद ये बताया कि इन्नमा बोस्तोले उत्तम मकारिमुल अखलाक और कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। अब बात यह है कि जिन चीज़ों में इंसान की अपनी दिलचस्पी होती है उन्हें तो फौरी तौर पे हासिल करता है, और जिसमें दिलचस्पी नहीं है उसे इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अच्छे अखलाक सीखना चाहते हैं, हम अपनी आदत पर गौर करें कि मेरी शख्सियत में कौन कौन से मनफी पहलू हैं जो इस्लाह तलब हैं। यानी मुझे गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है, मैं जल्दी बदकलामी पे उतर आता हूँ, मैं जल्दी लोगों के साथ बदलहत, तो मुझे इस पे रिड्यूस करना है, इसे रिड्यूस करना है। जैसे डॉक्टर ने किसी पेशेंट को 10 विब्रामाइसिन खिलाने हो तो एक ही मरतबा नहीं कहेगा 10 के 10 खा लो, भाई एक रोज खाएं जी, फिर उसका रिएक्शन देखें, फिर उसका एक मरीज की कंडीशन देखें। तो ये अपने लिए भी इंसान खुद एहतसाबी जिसे कहते हैं कि अपने अंदर अखलाकी अक़दार पैदा करने के लिए मेयार ये है, पैमाना ये है कि खैर उन्नास में यनफ़ा उन्नास, कि बेहतरीन आदमी वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है। अब बदकलामी से दूसरों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? बदला लेने से, इंतकाम लेने से, दूसरे को कहते हैं मैंने बड़ी अच्छी उसे खरी खरी सुना दी, हालांकि गंदी बातें सुनाई हैं, कहते हैं मैंने उसे खरी सुनाई है। अच्छा, इन चीज़ों से मुआशरे में बेहतरी आएगी या मुआशरे में अग्रेसिव पन पैदा होगा? तो इस अंदाज से जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक के साथ, मैंने अभी अर्ज किया ना कि जो ताल्लुक तोड़ता था आप ताल्लुक जोड़ते थे, जो महरूम रखता था आप उसे अता करते थे, जो ज़्यादती करता था उसे आप माफ़ करते थे। तो ये चीज़ें, अभी आपने उसमें हसना की बात की, ये चीज़ें इसलिए तो हैं। बदकिस्मती ये हुई कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तकद्दुस का, अज़मत का वो पहलू बना दिया कि आपकी तारीफ तो हो सकती है, आप पर अमल नहीं हो सकता। ये जितनी खूबसूरत माशाल्लाह नातें, आवाज़ें, ये सारी चीज़ें हजूर की शख्सियत को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और कि हम जो आदमी इतना लायक तारीफ है अल्लाह के नज़दीक, हमें उसके किरदार और अखलाक को अपनाना है। इसलिए तो फरमाया कि मोमिन के नाम अमाल में सबसे वजनी नेकी, हैरत की बात है, ना नमाज है, ना कुरान है, ना रोज़ा है, हुस्न अखलाक है। बिल्कुल, हुस्न अखलाक सबसे वजनी नेकी। मैं नमाज रोज़ा कुरान पढ़ता हूँ, करता हूँ, इसका फ़ायदा मेरी ज़ात को है, मैं नहीं करता मेरी ज़ात को नुकसान है। मेरे अच्छे अखलाक का फ़ायदा आपको है, इनको है, इनके अच्छे अखलाक का फ़ायदा मुझे है, हमारे अच्छे अखलाक का फ़ायदा पूरे समाज को है। बिल्कुल, इसलिए ये ऐसी जिसे कहते हैं वसी नेकी है कि जिससे मुआशरे के अंदर अक़दार बढ़ती हैं, तहम्मुल पैदा होता है, और इंतकाम लेने की बजाय अफ़्व दरगुज़र, वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो माफ़ कर देते हैं, जो गुस्सा पी जाते हैं। पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वल्लाहु युहिब्बुल मुंतकिमीन, कि अल्लाह बदला लेने वालों को पसंद करता है। बिल्कुल ऐसे, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। ठीक, यहाँ लोग माफ़ नहीं करते, यहाँ माफ़ नहीं करते। यहाँ हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोगों से किसी के साथ लड़ाई भी हो गई है तो माफ़ी चाहते हैं, माफ़ करते नहीं, माफ़ करते नहीं। तो ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, इससे मुआशरे में बेहतरी पैदा हो। अच्छा, जिस तरह हमने इखलाक पे भी, हम क्या अपने इखलाक को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसी के साथ हम मुआशरे में किस तरह मज़ीद जो है बेहतरी ला सकते हैं। इस टाइम हम, जिस तरह मैंने बात की थी कि मुआशी हमारे इस टाइम हालात भी हैं, वो भी हमारे ऊपर बड़े असरअंदाज हो रहे हैं। जिस तरह अभी दिन ब दिन जो है वो महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, लोगों के नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह सुकून हासिल कर सकते हैं? इस टाइम तो सारा, इस टाइम जो हमारा ज़िंदगी का दारोमदार चल रहा है ना, वो तो सुकून पे, सुकून हासिल नहीं। देखिए, ये एक फ़र्द वाहिद के करने का काम नहीं है।
हुकूमत अपने दायरे में काम करे, अवाम अपने दायरे में काम करे। हुकूमत का अव्वलीन फर्ज अवाम को महंगाई के शिकंजे में कसना नहीं है, बल्कि अवाम को रिलीफ देना है। अब रिलीफ कैसे मिलेगा, मैं आपको इसकी अमली मिसाल देता हूँ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने, उन्होंने आते ही सारे जालमाना टैक्स खत्म कर दिए। टैक्स खत्म हुए, खजाना खाली हो गया। खजाना खाली हुआ, बहरान पैदा हो गया। पूरी रियासत में इमरजेंसी लग गई। सारे बड़े लोग सर जोड़ के बैठ गए। लोगों ने उमर बिन अब्दुल अजीज से कहा कि ये मुआशी बहरान इसलिए पैदा हुआ है कि आपने टैक्स खत्म किया कर दिया। उनका जवाब सुने क्या था, ये जो मैंने अर्ज किया ना कि रियासत रिलीफ प्रोवाइड करेगी जी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हजूर को टैक्स ऑफिसर बना के नहीं भेजा, हजूर को रहमतुल आलमीन बना के भेजा। ये जो खजाना खाली हुआ है, ये टैक्स खत्म करने से खाली नहीं हुआ, ये तुम्हारी अयाशियों से खाली हुआ है। अपनी जिंदगी में सादगी लेकर आओ, अपनी अयाशियां कम करो। यानी कट गरीबों पर ना लगाओ, कट उमराह पर लगाओ, उनकी मुराद कम करो। उन्होंने जो अपनी जरूरत से ज्यादा वसाइल इकट्ठे किए हुए हैं, उन वसाइल को गुरबा में तकसीम करो। यह सलूना का मादा युनफिकून कुलिल आफ। लोग पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें अल्लाह के रास्ते में, आप फरमाएं कि जो चीज तुम्हारी बची हुई है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। तो कट हमेशा ऊपर अशराफिया पर होना चाहिए। गुरबा महंगाई करके, तेल बिजली गैस महंगा करके, आटा दालें चावल महंगा करके अगर खजाना भर लिया तो ये खिदमत नहीं है, ये जुल्म है। ठीक है, तो कट वहां लगाए जहां कट लेना चाहिए। ठीक, मेडिकली भी खून उससे लिया जाता है जिसके अंदर खून हो। किसी ने कोई ब्लड डोनेट करना हो ना जी, उसे टेस्ट करते हैं जी इसके अंदर इतना खून है भी सही कि ये दे सकता है। अच्छा, ये लीवर का ऑपरेशन होता है, तो ये लीवर उस बंदे से लेकर दूसरे को ट्रांसप्लांट करते हैं कि जिसके अंदर अपनी रेजिस्टेंस पावर हो। ऐसा ना हो कि उसका लीवर निकाल के दूसरे को लगाएं और वो भी मर जाए। तो मतलब ये है कि जिनके पास ताकत है, वसाइल ज्यादा हैं, उन पर कट लगा के उन्हें दिया जाए, हैव से लेकर हैव नॉट को दिया जाए। कैला यकूना दूलतुन बैनल अगनिया मिनकुम, ये दौलत तुम्हारे उमराह के दरमियान गर्दिश ना करे। ये जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, इनके पास भी आना चाहिए। इससे ये टेंशन खत्म होगी, इससे रवैयों में बेहतरी होगी, इसमें जो मॉरल वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, इनके अंदर एक नई रूह पैदा होगी। चीजें हमें खुद बेहतर करने की जरूरत है, जो इंसान की अपनी जिम्मेदारी है उसको। मैंने अर्ज किया कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, अवाम अपनी जिम्मेदारी पूरी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और काफी हद तक जो है आपसे सीखने को मिला। आपका बहुत शुक्रिया वसीम। और जाते हुए आपसे जो है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिए तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।